नर्मदे हर संज्ञान समिति नर्मदा भवन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछले करीब 60 दिनों 65 दिनों से चल रही उथल पुथल या कहें समाज के वरिष्ठ वकील अमिताभ भाई द्वारा जो संज्ञान लिया जा रहा है संज्ञान के विरुद्ध में, आज हम मिलते हैं अमिताभ भाई से और उनकी टीम से संज्ञान के लिए और नर्मदा भवन के लिए क्या गड़बड़ है, कैसे सुधार होना चाहिए, संस्थाओं ने कैसे काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी समाज में और संस्थाओं के बीच में क्यों ज़रूरी है। कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ समाज के अज्ञात स्वजनों के हैं और कुछ सवाल लोगों ने खुद दिए हैं अपने नाम से। उन सवालों के उत्तर आज हम जानेंगे अमिताभ उपाध्याय जी से। अमिताभ भैया, नर्मदे हर, जय श्री राम। जय श्री राम। पिछले 70 दिनों से जो संज्ञान नर्मदा भवन को लेकर आप लोगों ने पेपर वॉर छेड़ा हुआ है, आपने अकेले ने, लोगों का मैं वो नहीं करूंगा, आपने एक पेपर वॉर छेड़ा है जिसमें संस्था के कई खुलासे किए हैं, चाहे नर्मदा भवन हो, संज्ञान समिति हो। आखिर कैसे और क्यों इसकी जरूरत आई? पेपर वॉर छेड़ा था, अब कानूनी वॉर छिड़ गया है। पहले समझाने की कोशिश करी थी बिना नाम लिए कि समझ जाएं, और वो समझ तो गए थे। उन्होंने उस सारे जागृति संदेश को व्यक्तिगत लिया। यहाँ एक बात मैं बहुत क्लियर रूप से बताना चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई श्री आलोक बिल्लोरे साहब से बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। उन्होंने जो घोषणा पत्र भरवाने के लिए फॉर्मेट दिए हैं उसमें व्यक्तिगत वैमनस्यता का उल्लेख किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या वैमनस्यता है। ये तो अभी सामाजिक है। सामाजिक में सारे समाज जन साथ में हैं और सामाजिक में ये हालत है, तो अब आप सोच लीजिए कि व्यक्तिगत अगर होगी तो समाज तो साथ में होगा और साथ में मेरी फ्रेटर्निटी वाले भी होंगे, वो बहुत अलग बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है। और दूसरा ये है कि कागजी कार्यवाही तो अब कानूनी कार्यवाही के साथ में ही पूरी होगी। अगर अभी भी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हार जीत का मुझे कोई भी गम या खुशी नहीं है। जीतेगा तो सारा समाज जीतेगा, हारेगा तो सारे समाज के साथ मैं हारूंगा। बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि आलोक भाई से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने कुछ ग्रुपों पे डाला था कि जिन किसी को अगर अमिताभ भाई से प्रश्न पूछना हो तो एक प्रश्न आया है अज्ञात के रूप में, उन्होंने मुझसे यही पूछा है। और ज्ञात में भी कोइंसिडेंसली वो सतीश पाराशर जी ने प्रश्न पूछा है कि इतनी सारी संस्थाओं में आखिर एक साल पहले भी जब महासभा के चुनाव होने थे तब भी और महासभा के चुनाव के बाद भी आखिर टारगेट पे आलोक बिल्लोरे और संस्था ही क्यों है आपके? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी शैलेन भाई, और इसकी बात कर रहे हैं जो ज्ञात अज्ञात है। जो अज्ञात हैं उनके प्रश्नों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। जो अपने आप को समाज के सामने ज्ञात करना नहीं चाहते, ऐसे डरने वाले लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना मैं बिल्कुल नहीं जानता और ना चाहता हूँ। ऐसे क्या समाज के लिए अज्ञात प्रश्न पूछना जिसमें आप अपना नाम तक नहीं दे सकते। मैं इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। रही बात केवल आलोक बिल्लोरे जी के ट्रस्ट के ऊपर या उनके द्वारा गठित समिति के ऊपर काम करने की, तो कोरोना के समय आलोक बिल्लोरे जी से मेरी झड़प हो चुकी थी सामाजिक कार्यों के संबंध में, और उन्होंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे ये कहा था कि मुझे समय दे दीजिए, थोड़ा समय लगेगा, मैं सारा काम व्यवस्थित कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई काम मुझे व्यवस्थित नहीं लगा और मेरे साथ मेरी टीम को भी व्यवस्थित नहीं लगा। मेरे साथ भी कुछ बहुत सारे मेरे अपने हैं जो समाज हित का काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो जो पकड़ में आता है वहीं से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर है। तो आलोक भाई जल्दी पकड़ में आ गए। आलोक भाई को पकड़ा था, आलोक भाई को 2 साल पहले पकड़ा था, अब उसी को आगे बढ़ाया है। समाज में ऐसा कहा जा रहा है कि संज्ञान समिति के अध्यक्ष के रूप में आप स्वयं को देख रहे थे, वो नहीं हुआ, इसलिए संज्ञान समिति को आपने टारगेट किया। संज्ञान समिति में ना तो मैं आना चाहता हूँ, एकदम क्लियर बात है,
ना तो मैं संज्ञान समिति में आना चाहता हूँ, ना नर्मदा भवन में आना चाहता हूँ। नर्मदा भवन के बारे में जब मुद्दा उठाया था तो उन्हीं के किसी अपने ने कहा था कि मैं वहाँ प्रबंध ट्रस्टी बनना चाहता हूँ। मैंने ओपनली लिख दिया था कि ना तो मैं प्रबंध ट्रस्टी बनना चाहता हूँ, ना मैं श्री आलोक बिल्लोरे को बनाना चाहता हूँ या बनवाना चाहता हूँ। आलोक बिल्लोरे जी पिछले 10 सालों से लगातार प्रबंध ट्रस्टी के पद पे चले आ रहे हैं। इसके अभी रुकिए, इसके पहले 1978 के बाद से आज तक की बात देख लीजिए। प्रबंध ट्रस्टी के रूप में ज्यादातर एक ही परिवार के सदस्य या एक ही परिवार के लोग प्रबंध ट्रस्टी के पद पर हैं। क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता स्वयं कि इतने दिन हो गए हैं, अब आप किसी और को बना दीजिए? ऐसा अपने मन से क्यों नहीं लगता? ऐसा लगना चाहिए। अगर समाज सेवा की परिभाषा में आप अपने आप को रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए। तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं या संस्था के नियमों? देखिए, परिवारवाद संस्था के नियमों के साथ में ही उल्लेखित है। परिवारवाद तो एक अपनी जगह है ही, संस्था के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। समाज सेवा में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करके, कानून को एक तरफ रख करके अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। मनमर्जी किस बात की? मनमर्जी साथ में है, उनके ट्रस्टी उनके साथ में है, इसको मनमर्जी आपको तो यही नहीं मालूम कि आपकी नर्मदा भवन के ट्रस्ट डीड में क्या लिखा है। नर्मदा भवन की ट्रस्ट डीड के बारे में जब मैंने शुरुआत में तहकीकात शुरू की तब मैंने सब उनके पदाधिकारियों से पूछा कि नर्मदा भवन की ट्रस्ट डीड आपके पास में है क्या। दूसरे लोगों से पूछा, किसी के पास में ट्रस्ट डीड नहीं थी। एक ट्रस्टी महोदय ने मुझे ये कहा कि शायद आलोक भैया के पास में होगी। उन्होंने आलोक भैया से पूछा, आलोक भैया ने कहा मेरे पास भी नहीं है। मैंने इस चीज़ को उनसे कंफर्म किया। उन्होंने कहा 1975 में पंजीकृत हुई है। मैंने बहुत ढूंढा, रिकॉर्ड खंगाल डाला, मुझे नहीं मिली। मैंने जब उसकी पंजीकृत कॉपी निकाली तब मुझे आश्चर्य हुआ कि इनको तो साल भी नहीं मालूम है कि 1978 में पंजीकृत हुई है। जब इनके पास में, स्वयं के पास में ट्रस्ट डीड नहीं है, किस हिसाब से काम कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रबंध ट्रस्टी हैं, प्रमुख हैं, आपके पास में ट्रस्ट डीड ही नहीं है तो उसके उद्देश्य के बारे में आपको क्या मालूम है? आपके इसी पे एक प्रश्न आया है, वो अज्ञात का प्रश्न है। मैं अज्ञात के प्रश्न को आंसर नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। महत्व बड़ा है। नहीं, मैं उसका उत्तर आप ट्रस्टी बने हैं आदरणीय कैलाश नारायण जी बिल्लोरे के समय से। उस समय बिल्लोरे साहब आदरणीय, देखिए शैलेंद्र भाई, अज्ञात आदमी, अज्ञात व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा जब तक कि वो ज्ञात नहीं होगा। इसको आप स्किप कर दीजिए, बिल्कुल स्किप कर दीजिए। दूसरा प्रश्न पूछिए। चलिए मैं इसको स्किप कर। ये अज्ञात खुल के सामने नहीं आते और पीछे से प्रश्न पूछते हैं। मेरे सामने आके आपके सामने, समाज के सामने प्रश्न पूछे तब तो बहादुरी दिखेगी। ये डरपोक आदमी, डरपोक व्यक्ति, अज्ञात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इसका जवाब नहीं देना है। अच्छा, चलिए मेरा प्रश्न अब लीजिए। आप ट्रस्टी आदरणीय बाबूजी के समय से हैं, आपने तब से ट्रस्ट के काम काजों पे उंगली क्यों नहीं उठाई? देखिए, जिस समय मैं ट्रस्टी बना उस समय मैं गवर्नमेंट एडवोकेट था हाई कोर्ट में, और मेरे ट्रस्टी बनने का उद्देश्य केवल इनकम टैक्स में छूट थी। इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं था ट्रस्ट से। उसी हिसाब से मैंने अपने स्वार्थ के लिए 11,000 रुपये दिए थे कि मुझे टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी, और मुझे मिली थी। मुझे कोई मतलब नहीं था ट्रस्ट से। ये तो धीरे धीरे जब मुझे इनकी कार्यशैली समझ में आई तो मुझे लगा कि ये तो सामाजिक सेवा कहीं नहीं जा सकती है, समाज सेवा किसी अर्थों में नहीं है। देखिए, समाज सेवा का बड़ा विस्तृत अर्थ होता है। समाज सेवा का जो अर्थ है वो समाज की सेवा है, उसमें केवल नारदीय समाज नहीं आता है। समाज मतलब सकल समाज, सारे समाज की बात करता हूँ मैं, वो समाज सेवा होती है। और इस समाज सेवा में भी केवल नारदीय समाज के लोगों की सेवा करना, उसमें थोड़ा सा आपका अर्थ सीमित हो जाता है। और उसमें भी केवल सदस्यों से रुपए लेकर के अपनी शर्तों के अधीन उनको मदद करना, ये समाज सेवा होती है। ये केवल सर्विस की डेफिनेशन में आती है। ये अगर शैलेंद्र भाई पंजीकृत होता ना नारदीय स्वास्थ्य सहायता योजना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाता, डिफिशिएंसी इन सर्विस में, सर्विस की परिभाषा में आता है। आपसे पैसे लेकर के मैं आपको मदद कर रहा हूँ, मेरी टीम आपको देखेगी, आपको समझेगी, उसके बाद में आपको 25,000 देना है, 20,000 देना है, 50,000 देना है, ये देखेगी, तो ये सर्विस है। ये कौन सी मदद है? तो ऐसी तो और भी संस्थाएं चल रही हैं। मुझे दूसरों से अभी मतलब नहीं है, अपन तो अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, अभी दूसरों की बात थी, अभी तो इसी की बात करें।
अभी तो अपन इसी पे स्ट्रिक्ट हैं, जब दूसरों के मुद्दे उठेंगे तो मैं खुल के बताऊंगा। चलिए, आप ट्रस्टी बने, अभी वर्तमान में ट्रस्टी हैं, अपने आप को मानते हैं? मैं अपने आप को मानता ही हूँ और उनको भी मानना पड़ेगा कि मैं ट्रस्टी हूँ। मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, उनको भी मानना पड़ेगा कि मैं ट्रस्टी हूँ। और शैलेंद्र भाई, ये इसी हैसियत से मैंने और माननीय सुनील कानूनगो जी ने माननीय रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष मुकदमा लगा दिया है और उसका नोटिस भी उनको कल प्राप्त हो गया है। आज वो नोटिस को सारे ट्रस्टी लोगों को भेज दिया, ट्रस्टीज को। 11 तारीख की पेशी है, तो उनको बताना पड़ेगा, वो बता दें कि मैं ट्रस्टी नहीं हूँ या ट्रस्टी हूँ। आप ट्रस्टी हैं, तो ओवरऑल नर्मदा भवन में कितने ट्रस्टी हैं? ट्रस्टीज का जो आखिरी आंकड़ा मुझे एक अंदाज मिला था वो 248 का था। तो आपके साथ सारे 248 ट्रस्टीज हैं? मेरे साथ में, मैंने ओपनली लिखा, लेकिन ये ट्रस्टीज भी मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो मेरे बहुत अच्छे हैं और यही लोग सब पूरा इंतजाम कर देंगे। मतलब ओवरऑल जो ट्रस्टीज आपके फेवर में नहीं है वो आलोक भाई के फेवर में है? मुझे मैं ये नहीं कह सकता आलोक भाई के फेवर में है कि मेरे फेवर में, पर जो मेरे साथ में है वो बहुत सफिशिएंट है एंड दे आर कैपेबल टू डू एवरीथिंग विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। एक प्रश्न है, आलोक भाई के साथ आपने समाधान में भी काम किया है और समाधान में काम करने के बाद आपको एक अच्छा रिस्पांस भी मिला, आपने बहुत सारे केसों को हैंडल करने में भी मदद करी। कुछ एक केसेस हैं जिनमें आप डायरेक्टली फोर्स करते थे परिवार को कि नहीं, ये 10 लाख रुपए ही लेने हैं। नहीं, गलत, नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ब्लेम थे वहां पर? बिल्कुल गलत है। सब लोग साथ में बैठते थे, मैं लीगल पोजीशन समझाता था। पैसे का लेन देन तो पति पत्नी आपस में ही करते थे, उसमें कोई फोर्स नहीं था। जो आदमी 10 लाख दे ही नहीं सकता है उसको 10 लाख बोलने का कोई अर्थ है क्या? समाधान का मतलब क्या होता है? समाधान का मतलब ये है कि अगर 1.5 लाख रुपए दे रहा है और पत्नी को स्वीकार है तो मान लो, नहीं स्वीकार है तो मुकदमा लगाओ। जबरदस्ती किसी से नहीं की, ये टोटल गलत है। जिसने भी कहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि क्या हुआ है, या तो वो वहां था ही नहीं। अच्छा, उसमें एक्चुअल ऐसा है कि कुछ चिर परिचित जो आपके संबंधी रहे हैं उनको आपने उसमें छूट दिलवाई है राशि? मेरा संबंधी कोई नहीं आया, और जो संबंधी नहीं रहे उन पे बड़ा प्रेशर करके नहीं इतना ही देना पड़ेगा। देखिए, ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर? मेरे ऊपर आरोप तो बहुत सारे लगाएंगे और लगेंगे अब कि ऐसे आरोप हैं, इसका कोई साक्ष्य है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समाधान में मैं एक मेंबर था, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मेरे ऊपर डिसीजन हो। सारे डिसीजन यही जो बड़े लोग हैं ना, जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर थे। मैं तो एक वहाँ का कर्ता धर्ता था, सदस्य था। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो जिनने आरोप लगाया उनका नाम ज्ञात करके मुझे बताइए, मैं खुद उनसे बात करूंगा और उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या ज्ञात अज्ञात की बात करते हो। ज्ञात होके सामने आओ और मुझसे बात करो। आपको बताया समाधान के बारे में, मैं तो एक सदस्य था। सदस्य होने के नाते जो मेरी बुद्धि थी कानून के हिसाब से, वो मैं उसके हिसाब से बताया करता था। इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया बाद में मुझे कुछ नहीं मालूम। बाद में जब मेरे डिफरेंसेस सामाजिक सेवा को लेकर हुए तो मैंने जाना छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। तो उसी डिफरेंसेस का बदला नर्मदा भवन ट्रस्ट है? ये समाज सेवा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और नर्मदा भवन का मुद्दा तो 2-2.5 साल पहले से उठ चुका है, ये अभी लगातार चल रहा है। और कई बार समझाने के बाद भी शैलेंद्र भाई, तो यदि आपको समझ में नहीं आया नर्मदा भवन में, कि नर्मदा भवन में क्या ऐसी बड़ी गड़बड़ दिखी कि आप इतना उग्र रूप में, उग्र रूप नहीं है, वो जो सबसे पुरानी संस्था है समाज की, आप उसको वॉश करने में लग गए? देखिए, वॉश करने का अभी मतलब नहीं है, अभी वॉश करना शुरू किया नहीं है। अभी तो ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, इस स्टेज पर भी समझना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट नर्मदा भवन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने इस पे महासभा को संज्ञान लेना चाहिए। और ये संपूर्ण बातें महासभा को, जो अब मैं आगे के 1.5 मिनट में बोलने जा रहा हूँ, वो महासभा के सभी सम्माननीय पदाधिकारियों को ध्यान से सुनना चाहिए और माननीय संरक्षक गणों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और उसके बाद में इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी तो मैंने एक मुकदमा लगा के रखा है, उसमें भी महासभा को पार्टी बनना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है समाज हित में। बाकी महासभा अपने बारे में स्वतंत्र है।
अब आप नर्मदा भवन ट्रस्ट पे आइए। ये जो है ये पंजीकृत रजिस्टर्ड है, 1978 में रजिस्टर हुई है, सबको मालूम पड़ गया है। इसकी प्रति भी मैंने डाल दी है। और जो भी ये सब देख रहे हैं वो कृपा करके जो मैं बताने जा रहा हूं महासभा के संबंध में और महासभा के पक्ष में, उसको कृपा करके देखें। विधान, नियम तथा उपनियम रचना नंबर 1, श्री नर्मदा भवन ट्रस्ट की रचना श्री अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज के अंतर्गत जून 1962 के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में निहित है। इसकी पूरी अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज के प्रस्ताव में निहित है। नर्मदा भवन का अलग से अस्तित्व नहीं है। आगे देखिए संस्था का उद्देश्य। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है कि अखिल भारतीय महासभा की जब बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि यार एक संस्था हम बना लेंगे। इसको आगे आइए इधर आइए, आगे आइए आप। 5 नंबर 5 संस्था का उद्देश्य, आगे पढ़िए। श्री अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज का यह ट्रस्ट, क्या मीनिंग है इसका? यह ट्रस्ट किसका है? अखिल भारतीय नाच का यह ट्रस्ट, इसके आगे लिखा है। यह संस्था के उद्देश्य नहीं है। तो महासभा नहीं लिखा ना? अरे भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा नहीं लिखा है, अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण समाज के लिए यह ट्रस्ट। हाँ, अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज का यह ट्रस्ट उसकी संस्था है। और इसके ऊपर नंबर 1 पे देखिए, अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज के अंतर्गत। अब आखिरी पेज आइए, इधर आइए, इसको देखिए। 1975 को हुई अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी की इंदौर मीटिंग में स्वीकृत संविधान है। अब इस संस्था के मैं सिर्फ इसलिए हुए, इस संस्था के निर्माण में जो संविधान बना वो वरिष्ठ लोग मतलब नारमदी ब्राह्मण महासभा से स्वीकृत करवा लिया। तो इसमें कहाँ क्लियर हुआ कि नारमदी महासभा का आधिपत्य? ये शुरुआत ही यहाँ से हो रही है, इसकी रचना ही उससे हुई है। सेक्शन 5 क्लियर कहता है। ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है, आप अलग समझ सकते हैं, मैं अलग समझ सकता हूँ। अब इसके बाद में आप इधर आइए। श्री नर्मदा भवन ट्रस्ट इंदौर के संरक्षक पद पर अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पदेन रहेंगे। क्या मतलब है इसका? ये भी तो यही है, अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज। इधर भी अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज है, इधर भी अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज है। अब इसको आप महासभा समझो या अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण चीजें। अब दूसरा, अब ये तो मैंने महासभा के इसमें बताया। अब ये नर्मदा भवन ट्रस्ट, इसकी जो संरचना या रचना हुई है, इसको आप देखिए। ये मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अंतर्गत धारा 6 में पंजीकृत है। मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। अब मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का जो विस्तार है वो नाम में ही निहित है। उसका विस्तार न्यास अधिनियम, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये टेक्निकल बात बता रहा हूं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश, इसका विस्तार, इसको हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। ठीक है। अब आप प्रेजेंट से जो हुआ है वो देखिए। संस्था का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर राज्य सहित तथा विदेशों में रहने वाले सदस्यगण। 1978 में क्या हालत थे कश्मीर? अभी तक कानून कुछ अलग अलग चल रहे हैं, तो आप अपने नर्मदा भवन के ट्रस्ट को जम्मू कश्मीर और विदेशों में भी ले जाएंगे? आपने पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया है ना। मध्य प्रदेश ट्रस्ट डीड के अंतर्गत रजिस्टर्ड या संस्था के आप रजिस्ट्रार से लिए हुए पेपर दिखा रहे हैं। हाँ, उन पेपर में जो ट्रस्ट डीड बनी हुई है वो रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत है, पंजीकृत है। इसमें संस्था की गलती कहाँ से हुई? ये तो रजिस्ट्रार ने स्वयं आप दिया हुआ है कि ये देखिए, ये पूरे देश देखिए हमारे इसमें होता है, एक होती है मानवीय भूल,
मानवीय भूल की त्रुटि जो जगह जगह व्हाट्सएप पे चल रहा है, मानवीय भूल है, त्रुटि हो गई, एक त्रुटि हो गई, दो त्रुटि हो गई, तीन त्रुटि, ऐसे ही नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हमारे इसमें न्यायिक त्रुटि को कहते हैं। ये मुद्दा भी उठने वाला, अभी तो एक ही केस लगा है, दूसरे केस की तैयारी चालू है। 90% काम हो चुका है, 10% फाइलिंग का, टाइपिंग का, फाइलिंग का काम बाकी है। अब आप इसको देख लो, पूरे ट्रस्ट में, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इसमें आपकी भी भूल है। आप ट्रस्ट बना रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि आपका विस्तार कहाँ तक। और दूसरी भूल देखो आप, एक भूल नहीं है, दूसरी भूल देखो आपको यही नहीं मालूम है आप कौन से कायदे में, कानून में पंजीकृत कराना चाहते हैं। आप देखो इसको कि उपधारा 12 ट्रस्ट के विधान नियमावली में परिवर्धन संशोधन मध्य प्रदेश ट्रस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। ये नंबर 12। नंबर 13 ट्रस्ट को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं इनकम टैक्स अधिनियम। अब ये मध्य प्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कहाँ से आ गया? आपको खुद को ही नहीं। और दूसरी बात, पूरे ट्रस्ट में किसी भी पदाधिकारी का उल्लेख नहीं है कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन प्रबंध ट्रस्टी रहेगा, कौन कोषाध्यक्ष रहेगा, कौन सचिव रहेगा, जबकि आपको ये मैंडेटरी प्रोविजन है सेक्शन 5 में। इसको आप देखिए जरा, सेक्शन 5। अब ये बहुत टैक्सेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 और अपॉन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन ए पब्लिक ट्रस्ट और ऑन हिज ओन मोशन द रजिस्ट्रार शेल है, मे नहीं है, मतलब आपको मैंडेटरी है, अज्ञापक है। मेक एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether the trust is a public trust, whether any property is the property of the trust, whether the whole or any substantial portion of the subject matter of the trust is situated within its jurisdiction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शैलेंद्र भाई। चौथा, the names and addresses of the trustees and the manager of such trust। अब इसको आप हिंदी में देख लो, ऐसे न्यास के न्यासियों और प्रबंधक के नाम व पते ये जांच के प्रावधानों में ये अज्ञापक है, मतलब ये मैंडेटरी है। दिस इज कॉल्ड नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। लगाने का आधार जब शुरू होता है जब इसमें कॉज ऑफ एक्शन आता है, वाद का कारण उत्पन्न होता है। और वाद का कारण उत्पन्न हुआ 11 मई के बाद में, जब मुझे ये सारी दस्तावेज मिले हैं। और 3 साल तक सिविल केस को लगाया जा सकता है। तो मैं अभी इसी की तैयारी में हूँ, इसीलिए मेरा निवेदन है महासभा से कि ये अपनी जगह चलता रहेगा, पर महासभा इस पे अपना काम करना शुरू कर दे, और करना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा, आपने रजिस्टर्ड को तो देखा ही नहीं, इसमें क्या उपबंध है, क्या बंधन है, उसको तो आपने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, आपके पास तो था ही नहीं, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। 1978 में जो पोजीशन थी वो वर्तमान में है क्या, ये समाज को देखना है। 1978 में जो सिचुएशन थी, जिस हिसाब से इसको जैसी भी हालत में पंजीकृत किया, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। समाज का है, समाज के लिए, समाज के लोगों का है, अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा है। इसको सुधार करने की आवश्यकता है, तो सुधार करने में क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए। अभी के हिसाब से आप सारी चीज़ें कर लो, नए चुनाव कराओ, आप वहाँ से हटो, दूसरे को आने दो, क्या दिक्कत है? परिस्थिति को देखते हुए ये आपका सुझाव है? मेरा सुझाव शुरू से था, आज भी है। मुकदमे में भी अगर ये कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर अमेंडमेंट, और मैं अब 2 साल तक बिल्कुल आगे नहीं आने वाला हूँ, तो उसको मैं देखूंगा वहाँ लीगली क्या कर सकता हूँ। और मैं भी कोई, मुझे वहाँ आना नहीं है शैलेंद्र भाई, मैं ओपनली कह चुका हूँ। मैं वैसे भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में वाइस प्रेसिडेंट था, सोसाइटी में 10 साल तक अध्यक्ष रह चुका हूँ। दूसरे मेरे पास में बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट था, अभी मेरे पास यूनियन ऑफ इंडिया का। मेरे को ये राजनीति के फालतू के ये इसमें की कोई सेवा होती है क्या? सेवा करना होता है, सेवा करके भूल जाते हैं। सेवा करके वो आदमी से वीडियो डलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि वो आदमी ये बोले कि आपने बड़ा पवित्र काम किया है, हम आपके आभारी हैं। ये कोई सेवा होती है क्या? ये आप मदद कर रहे हो किसी की, और उसी से नजरिया सबका अलग अलग होता है। नहीं, मैं नहीं मानता इसका, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बता रहा हूँ। नजरिया तो सबका अलग अलग है। आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको खिचड़ी खिला देता हूँ, ये मेरी आपकी सेवा हो गई। ये कोई सेवा है क्या? की बात करते हैं। अब आप देखिए 1990 में ये ट्रस्ट डीड मैंने आपको बताइए पंजीकृत है।
1990 में नर्मदा भवन की एक पत्रिका निकली थी और उस पत्रिका में विधान, नियम तथा उपनियम प्रकाशित हुए थे। अब ये मिसरिप्रेजेंट कैसे होता है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं नर्मदा भवन की बात कर रहा हूँ। केवल नर्मदा भवन में कौन था, क्या था, मुझे नहीं मालूम। नर्मदा भवन 1990, विधान नियम 16/1/78, ये इसका रजिस्ट्रेशन है जो पंजीकृत है। ये वाला, ये सारा चेंज कर दिया इन्होंने, अपने मन से बना लिया है और इसको प्रकाशित कर दिया है। इसको पंजीकृत भी करा, और इसको पंजीकृत करने का नंबर वो डाला है जो पंजीकृत है। ऑलरेडी आपको और मेरे को क्या लगेगा कि ये पंजीकृत है, पुराना पंजीकृत नंबर डाल दिया। ये क्या है, ये क्या मजाक है? आप इसमें लिख दो कि ये हम ऐसा सोच रहे हैं अमेंडमेंट करने का। आप सबकी क्या ओपिनियन है, आप सबकी क्या सहभागिता है, आप हमको अपने विचार बताएं, तो वो तो समझ में आता। तो ये तो यहाँ क्लियर कर दिया और ये कर दिया। अब ये क्या मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं समाज को? ये 1990 का है। अब ये आखिरी में, ये रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं है पर समाज की पत्रिका में प्रकाशित है। एग्जैक्टली, और उसमें जो पंजीकृत है उसका नंबर लिखा है और ये जो सब चेंज कर दिया है उससे ये संविधान बिल्कुल डिफर है। बिल्कुल नहीं डिफर है, बहुत सारी चीजें इसमें डिफर है जो नहीं होना चाहिए। बिना अमेंडमेंट के ये संभव है ही नहीं। अब ये इंटरनल संविधान भी होता है काय का आपको काम इंटरनल करने के लिए। काय का इंटरनल संविधान? वो मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो भी आपको उसी के अंतर्गत करना पड़ता है जो आपका संविधान रजिस्टर्ड है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें अगर लिखा है कि आपको कार से जाना है तो आप कार से ही जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, बस में जा सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। पर आप अगर वायुयान से जाओगे तो गलत है। वो पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक ट्रस्ट है। दूसरी बात, ये जो पब्लिक ट्रस्ट है, आपने अलंकरण समिति बनाई, अलंकरण से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बहुत अच्छा अलंकरण देना भी चाहिए, समाज को देना चाहिए, पर उसकी एक अपनी एक अहमियत होती है। किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, काय को देना चाहिए, इसके पीछे भी कोई समिति होती है। आप 4 लोग बैठ गए, इसको दे दो, उसको दे दो, अरे क्यों? समिति काय के लिए समिति बनती है? लेकिन ज्यादातर जो है शैलेंद्र भाई, वो इतने सारे लोग हैं, वो हाँ हाँ जी 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 जी, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर कोई बोलता है तो फिर उसको हटा दिया जाता है, हटा देते हैं। मुझे हटा दिया, मैंने बोलना चालू किया, इसको मत दो, इसको मत दो, फलाना करो, ढिमका करो, और वो भी कब? जब बिना नाम लिए मैंने बोलना चालू करा, तब मुझे हटा दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, सामाजिक रूप से मैं इनकी कार्य प्रणाली से रुष्ट हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आधे से ज्यादा तो बोल नहीं सकते संबंधों की खातिर, आधे से ज्यादा डरते हैं, आधे से ज्यादा सामने आना नहीं चाहते, आधे से ज्यादा समाज को अपना ऐसा समझते हैं कि हमको क्या लेना देना है। मैं अकेला हूं, मेरे साथ में मेरी बहुत सारी टीम आ गई है और बहुत सारे लोग हैं जो सच को सच कहने के लिए तैयार हैं। ये भी नर्मदा भवन ट्रस्ट को एक मिनट इसको पूरा हो जाने दीजिए। ये अलंकरण समिति के बारे में ट्रस्ट में कब अमेंडमेंट करा, कब बनाई आपने, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसको देना है, इसकी बहुत सारी शिकायतें आई है। वो तो मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं आपको ओपनली नहीं कह सकता। इसकी बहुत सारी शिकायतें आई मेरे पास। किसको पैसे देने के लिए वहाँ डिपॉजिट करा, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, पैसे उसको मिलते नहीं हैं। कई लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आए और ये सब वहाँ माननीय इसमें जाएगा रजिस्ट्रार साहब के यहाँ। तो ये कैसे बना लिया आपने, इसको अमेंडमेंट क्यों नहीं करा, अमेंडमेंट करा तो वहाँ क्यों नहीं पेश किया, सबको समाज को क्यों नहीं बताया? आपकी जो मर्जी आती है वो कर रहे हैं, ये समाज सेवा नहीं कही जाती। और यही सब कार्य प्रणाली जो है ना, ये विश्वास को ख़त्म करती है। समाज के सामने ओपनली आ जाओ, सबकी बात सुनो, सबकी बात मानो, तब तो समाज चलता है। आप कह रहे हैं अलंकरण समिति, अलंकरण के कार्यक्रम इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराए, पर आप अगर शायद ट्रस्ट डीड देखें तो हाँ है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत तो ये आयोजन किए जा सकते हैं, आयोजन किए जा सकते हैं। लेकिन आप इन आयोजनों में क्या किसी आदमी से पैसा लेके डिपॉजिट करके उसके नाम का उल्लेख करते हुए पैसे दे सकते हैं? पैसा तो ट्रस्टीज बनाने के नाम पे ले रहे हैं।
अब ये मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैंने इसकी तहकीकात नहीं करी है पैसा किसके नाम से लिया है, पर मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा है वो ये है किसी ने फिक्स डिपॉजिट दिया है और उस फिक्स डिपॉजिट से उनको अलंकरण या उनके नाम से कुछ देना है, वो दे नहीं रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं जो 5-10 हज़ार रुपये हर साल देना चाहिए, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। अभी मुझे इसकी तहकीकात करना बाकी है और वो सब सामने आ ही जाएगा। आपके अनुसार नर्मदा भवन ट्रस्ट में क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या संविधान परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर अब हम संज्ञान समिति की बात करेंगे। देखिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए इसकी तो लंबी फहरिस्त है, कैसे होने चाहिए ये बहुत सिंपल है। कैसे होने चाहिए इतना बता देता हूं, क्योंकि क्या होने चाहिए इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा। कैसे होने चाहिए, आप ट्रस्टीज को बुलाइए, आपको जो अमेंडमेंट वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से लगते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए कि किसी का भी प्रबंध ट्रस्टी का कार्यकाल 2 साल से लगातार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल उसको एक बार एक टेन्योर में उसको ब्रेक देना चाहिए, उसके बाद में फिर वो अगले 2 साल के लिए फिर चुनाव लड़ ले। ये संविधान संशोधन की बात है। आपने पहल जारी रखी है, देखिए कहां तक पहुंचेगी नर्मदा भवन। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।